सुबह का समय, हॉल में सब बैठे हैं। आरव अपने पापा के सामने खड़ा है। पापा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जॉब के लिए बैंगलोर शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि वहां मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ रुककर मैं वही रूटीन लाइफ जीऊंगा जो मैं नहीं चाहता। बैंगलोर? इतना दूर जाएगा और अकेला रहेगा? अरे कभी सोचा है गांव में ताया जी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? सुरेश ने अपने बेटे को इतनी दूर भेज दिया। पापा, ताया जी मेरी लाइफ डिसाइड करेंगी क्या? मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ और ये मौका बार बार नहीं मिलता। ऐसे बात नहीं करते बड़े लोगों के बारे में। उन्होंने दुनिया देखी है और समाज में रहना पड़ता है। अगर तू बाहर जाकर रहने लगेगा तो लोग बातें बनाएंगे कि घर में कोई काबू ही नहीं है बच्चों पर। दादाजी, अगर मैं कुछ अच्छा करने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है? लोग कुछ भी सोचे, उससे मेरा फ्यूचर थोड़ी ना बदलेगा। तुम लोगों को समझ में नहीं आता। इज्जत बनाने में सालों लगते हैं और खराब होने में एक दिन नहीं लगता। कल को तेरे फूफा जी पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? सच ही बताएंगे ना कि जॉब कर रहा है। इसमें शर्म की क्या बात है? मैं कोई चोरी डकैती नहीं कर रहा हूँ। आरव के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन इस घर में जवाबों की नहीं, डर की कीमत थी, और वो डर हर बार किसी रिश्तेदार के नाम से आता था। दोपहर का समय, पूजा रसोई में है। सिया उसके पास आती है। मम्मी, मैंने एक मॉडलिंग वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया है और मुझे शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है। मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए, क्योंकि मैं सच में इसमें ट्राई करना चाहती हूँ। पूजा, ये सब हमारे घर की लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। कल को गांव में मौसी जी को पता चला तो क्या कहेंगी कि कैसी परवरिश दी है। मम्मी, मॉडलिंग का मतलब गलत काम नहीं होता। ये भी एक प्रोफेशन है और मैं सिर्फ ट्राई करना चाहती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? लोग सिर्फ काम नहीं देखते, वो बातें बनाते हैं, और हमें उन्हीं लोगों के बीच रहना है। किस किस को जवाब देते रहेंगे हम? मतलब साफ है मम्मी, मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए, क्योंकि मौसी जी क्या सोचेंगी। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल को कोई उंगली ना उठाए। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या करें इन बातें बनाने वाले रिश्तेदारों का। तुम समझ रही हो ना बेटा? हर बार वही कहानी, बस रिश्तेदार बदल जाते थे, लेकिन फैसला हमेशा एक ही होता था, ना। इस घर में जैसे हर शख्स बस रिश्तेदारों को दिखाने के लिए जी रहा था। अगर वो कह दे कि तुम सांस गलत ले रहे हो, तो शायद इस घर के लोग सांस लेना भी छोड़ देते। शाम का समय, रमेश और पूजा अपने कमरे में थे। मैं सोच रही हूँ मैं फिर से अपना बुटीक शुरू कर लूँ, क्योंकि मुझे सिलाई का काम अच्छा आता है और घर बैठे कुछ इनकम भी हो जाएगी। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, थोड़ी इनकम भी हो जाएगी तो सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि रमेश अपनी बीवी से काम कर रहा है? गांव में चाचा जी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? अरे काम करने में शर्म कैसी? मैं घर संभालते हुए भी कर सकती हूँ, और कोई मॉडलिंग और बाहर का काम भी नहीं है जो चार लोग बातें बनाएंगे। हमारे खानदान में औरतें घर के बाहर काम नहीं कर। अगर तुमने शुरू किया तो रिश्तेदारों में बात फैल जाएगी कि ये हमारे घर की औरतों को ही उकसा रही है। इस घर में सपनों की कमी नहीं थी, लेकिन हर सपना किसी रिश्तेदार के नाम पर रोक दिया जाता था, जैसे कि उनका कोई कर्जा हो इस घर के लोगों पर। रात का समय, पूरा परिवार साथ बैठा है। लक्ष्य मोबाइल पर वीडियो बना रहा है। ये क्या कर रहा है लक्ष्य? दादी, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और आजकल लोग इसी से अच्छा कर रहे हैं। ये क्या नया चक्कर शुरू कर दिया? कल को गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लड़का नाच गाना कर रहा है मोबाइल पर? दादी, ये नाच गाना नहीं है, कंटेंट बनाना कहते हैं, और ये एक करियर भी बन सकता है। करियर नहीं है ये सब टाइम पास है। पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना लोग बोलेंगे कि घर वालों ने बच्चे को बिगाड़ दिया। हर बार लोग लोग लोग, आखिर ये कौन लोग है जो हर बार डिसाइड करेंगे? तेरी बुआ की देवरानी का लड़का है सुमित, उसको देखो इंजीनियर बन गया है। आजकल दादाजी जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, हर लड़का इंजीनियर बन रहा है, सैकड़ों पड़े हैं ऐसे। खैर छोड़िए, आपको समझाना मुश्किल है। कभी कभी घर बदलता नहीं है, बस सोच और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और जब सोच डर पर टिकी हो तो हर नया सपना एक नई बहस बन जाता है। इस घर में अब बहसें बढ़ने लगी थी, क्योंकि नई पीढ़ी सवाल पूछ रही थी और पुरानी पीढ़ी के पास हर सवाल का एक ही जवाब था, जो अब कोई सुनना नहीं चाहता था। पापा, मैंने बैंगलोर वाली कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने काफी सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है अगर मैं ये मौका छोड़ दूंगा तो आगे जाकर मुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वही फील्ड है जिसमें मैं खुद को ग्रो होते देखता हूँ। तूने एक्सेप्ट कर लिया मतलब? हमने तो साफ मना किया था और तूने अपने मन से इतना बड़ा फैसला ले लिया।
कभी सोचा है जब ये बात रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो वो क्या कहेंगे कि बेटे ने बात की बात तक नहीं मानी? पापा, अगर मैं हर बार ये सोचकर फैसला लूंगा कि कौन क्या कहेगा तो मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा। और वैसे भी रिश्तेदार मेरी मेहनत नहीं देखेंगे, वो सिर्फ बातें बनाएंगे, चाहे मैं यहाँ रहूं या बाहर जाऊं। बात सिर्फ तेरी नहीं है, बात पूरे खानदान की है। तेरे एक फैसले से पूरे परिवार की इमेज पर असर पड़ता है। गांव में तेरे ताया जी पहले ही बोलते रहते हैं, आजकल बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। दादाजी, क्या ताया जी ने कभी मुझसे आकर पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई, मेरे इंटरेस्ट या मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ जाना? नहीं ना। तो फिर उनका ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये समझ क्यों नहीं रहा है कि समाज में रहना पड़ता है, अकेले नहीं रहते हम, रिश्तेदारों के साथ ही उठना बैठना पड़ता है। अगर तूने अलग रास्ता चुना तो हर जगह जवाब हमें देना पड़ेगा। तो फिर साफ बोल दीजिए ना, आपको मेरी खुशी से ज्यादा अपनी सफाई देने की चिंता है। क्योंकि हर बार बात यहीं आकर रुक जाती कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आरव अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, वो उन सभी की आवाज बन रहा था जो सालों से चुप थे, लेकिन घर की दीवारें अभी भी पुरानी सोच से बनी थी। चाची, मम्मी, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए फाइनल मेल भेज दिया है, क्योंकि मैं अब और वेट नहीं करना चाहती। और मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी कोशिश नहीं की तो मैं जिंदगी भर सिर्फ यही सोचती रह जाऊंगी कि काश मैंने एक बार ट्राई तो किया होता। पहले लक्ष्य, अब तुम। पहले ही तुम लोग डिसाइड कर लेते हो फिर बताते हो। कभी सोचा है जब ये बात तेरी बुआ जी तक पहुंचेगी तो वो क्या कहेंगी कि आजकल की लड़कियां घर से बाहर निकलकर क्या क्या करने लगी हैं? बुआ जी क्या कहेंगी तो वो तो नहीं पता, लेकिन मैं क्या बनना चाहती हूँ ये मुझे पता है। और अगर मैं खुद के लिए एक मौका भी नहीं ले सकती तो फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? भाभी, हम तो वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। कम से कम इन लोगों को तो आगे बढ़ने दीजिए। मम्मी, लोग बातें फैलाते हैं या हम खुद ही पहले डर जाते हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि हर बार हम किसी न किसी रिश्तेदार का नाम ले लेते, लेकिन असल में किसी ने आकर कुछ कहा ही नहीं होता। तुम्हें लगता है कि कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। फोन पर, फंक्शंस में, हर जगह छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना दिया जाता है। तो क्या सोल्यूशन यही है कि हम कुछ करें ही ना, सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ बोल सकता है? मतलब हम अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दें? ये सवाल आसान नहीं था और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था, क्योंकि जवाब अगर मिल जाता तो शायद ये डर खत्म हो जाता। लेकिन इस घर में कुछ लोग थे जो अब नए रास्ते को चुनने से डरते नहीं थे। शाम का समय, घर में रिश्तेदार आने वाले थे, पूजा तैयार हो रही है और उसके हाथ में कुछ पेपर्स है। रमेश, मैंने बुटीक के लिए जगह देख ली है और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मुझे रोको मत, क्योंकि मैं इतने सालों से घर संभाल रही हूँ और अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता, ये समझना नहीं चाहती। आज घर में फूफा जी आ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि तुम बाहर काम करने की सोच रही हो तो वो क्या कहेंगे कि रमेश अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पा रहा। हर बार वही बात, कभी फूफा जी, कभी चाचा जी, कभी कोई और। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को समझ सकता हूँ पूजा, लेकिन अगर मैं आज अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो अपनी बेटी के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। आज आरव और सिया अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कल को हमारी मीठी भी सबसे यूं ही लड़ती रहे। हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कुछ दिन निकल जाने दो। अब बात सिर्फ सपनों की नहीं रही थी, अब बात सच जानने की हो गई थी कि सच में रिश्तेदार इतना सोचते हैं या ये सिर्फ एक परछाई है जिसे सालों से सच मान लिया गया था। अगले दिन घर में एक बड़ा पारिवारिक मिलन होने वाला है। सभी रिश्तेदार आने वाले हैं, घर में तैयारियां चल रही थी। शायद आज पहली बार ये सवाल अपने जवाब के करीब था, क्योंकि जिन लोगों के नाम पर इतने सालों से फैसले लिए जा रहे थे आज वो सब सामने आने वाले थे। आज किसी के सामने कोई तमाशा नहीं करना, समझे? इतने सारे रिश्तेदार बैठे हैं, उनके कानों में कोई भनक लग गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आज ही वक्त है आरो, जो पूछना है पूछ ले भाई, आज तो तमाशा होकर रहेगा। ऑल द बेस्ट मेरे शेरों। तबाही मचा दो भाई। आरव, जो बचपन से यही सुनता आ रहा था कि ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसके सामने आज सब लोग थे और आज वो सिर्फ अपने मन की ही करने वाला था, फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे। ताऊ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि घर में हर बार जब भी मैं अपने करियर के बारे में बात करता हूँ तो आपका नाम लिया जाता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा या कुछ अलग करूंगा तो आपको बुरा लगेगा और आप सोचेंगे कि मैं घर से दूर हो गया हूँ। इसलिए मैं आज आपसे सीधे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में आपको ऐसा लगेगा अगर मैं बैंगलोर जाकर जॉब करूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा बेटा, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, ये तो गर्व की बात है। हमने तो हमेशा यही चाहा कि बच्चे हमसे आगे जाए,
अब अगर मौका बाहर है तो वहां जाना ही चाहिए। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। सिया आगे बढ़ती है। बुआ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कहा जाता है अगर मैं मॉडलिंग या डिजाइनिंग में जाऊंगी तो आपको और बाकी रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगेगा और लोग बातें बनाएंगे। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सच में आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ये किसने कहा बेटा? अरे आजकल की लड़कियां तो हर फील्ड में नाम कमा रही है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को रोकते। पूजा धीरे धीरे आगे आती है। फूफा जी, एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कहा गया कि अगर मैं अपना काम शुरू करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप कहेंगे कि घर की बहू बाहर काम कर रही है। इसलिए आज तक मैंने अपने मन की बात दबा कर रखी, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ, क्या सच में आपको इससे कोई समस्या होगी? अरे समस्या क्यों होगी, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि घर की बहू अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। मेरी खुद की बहू 2-2 जॉब करती है। आरव और सिया ने जितने सवाल किए थे वो अपने लिए थे, लेकिन अब ये सवाल किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए था। अब तक जो सुना गया था वो सच नहीं था और जो आज सुनाई दे रहा था वो सबके लिए नया था। लक्ष्य मोबाइल लेकर आगे आता है। दादाजी, चाचा जी, मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा रोका गया, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि सच में लोग इतना सोचते हैं या हम ही ज्यादा सोचते हैं। अरे भाई, हमें तो ये भी नहीं पता तू वीडियोस बनाता है, और अगर बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? आजकल तो यही जमाना है, अगर तू अच्छा कर रहा है तो हमें तो गर्व होगा। मैं तो कहता हूँ मुझे भी सिखा दे बेटा, मैं भी गाँव में 2-4 वीडियो बना डालूंगा। बिल्कुल, आपको तो मैं जरूर सिखाऊंगा चाचा जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये क्या तमाशा कर रहे हैं ये लोग। अब सच छुपने की जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि हर वो नाम जिसके पीछे फैसले छुपाए गए आज सामने खड़ा था और हर जवाब एक जैसा था कि उन्हें क्यों फर्क पड़ने लगा। लेकिन पूरा माहौल बदल चुका है। सबकी नजर अब हरिराम, शांति देवी, सुरेश और रमेश पर थी। अब बारी थी उन लोगों की जो सालों से इन रिश्तेदारों के नाम पर फैसले लेते आए थे। पापा, दादाजी, अब तो सबने खुद ही बता दिया उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर इतने सालों से हमें रोका क्यों गया? हर बार किसी न किसी का नाम लेकर हमें क्यों समझाया गया कि हम गलत हैं? मम्मी, आपने हमेशा कहा कि बुआ जी क्या कहेंगी, लेकिन आज तो उन्होंने खुद कहा उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर आपने मुझे अपने सपने पूरे करने से रोका क्यों? रमेश, आपने कहा कि फूफा जी क्या सोचेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही डांट दिया कि मैंने इतनी देर क्यों कर दी। फिर आपने मुझे रोका क्यों? दादाजी, आप हमेशा कहते थे गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर हम किससे डर रहे थे, या हमें किन रिश्तेदारों से डराया जा रहा था? ये वो खामोशी थी जिसमें जवाब छुपे थे, लेकिन शब्द अब भी कहीं अटके हुए थे। शायद इतने सालों से किसी दूसरे के पीछे छुपते हुए आज जब सच सामने था तो कोई उसे मानने को तैयार नहीं था। हमने जो किया वो गलत नहीं था, हमने वही किया जो हमने सीखा। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमने भी वही आगे बढ़ा दिया। लेकिन दादाजी, आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सच में लोग क्या सोचते हैं? आपने बस मान लिया कि वो हमें जज करेंगे। हमें डर लगता था कि कहीं हमारी परवरिश पर सवाल न उठ जाए, इसलिए हमने हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहा कि जिससे कोई तुम लोगों पर सवाल ना उठाए। लेकिन उस कंट्रोल में हमने हमारी खुशी खो दी, अपने सपने खो दिए, अपनी आजादी खो दी। हमने सोचा था हम तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहे हैं, लेकिन शायद हमें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हमने अपनी सोच को ही रिश्तेदारों की सोच मान लिया और उसी के पीछे छुपते रहे। हमें लगा हम तुम लोगों को समाज से बचा रहे। सच अब पूरी तरह सामने था। रिश्तेदार कभी कुछ कहते ही नहीं थे। ये घर के बड़े ही थे जो अपनी सोच उनके नाम के पीछे छुपा देते थे। शायद ज्यादातर घरों में यही होता आया है। हम समाज के पीछे अपनी सोच को रखते आए हैं। आज के बाद उस घर में कोई ये नहीं कहेगा कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। जो कहना होगा हम खुद कहेंगे और जो फैसला होगा वो अपने बच्चों की खुशी देख कर लिया जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, एक सच से आता है। आज इस घर ने वो सच देख लिया था कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो घर के अंदर ही पैदा होता है।
मई का महीना शुरू हो गया था और सूरज के तेवर इतने तीखे थे कि सुबह के 8 बजे ही किचन भट्टी की तरह तपने लगा था। रागिनी और रिया पसीने से लथपथ सुबह का नाश्ता बना रही थी और किचन में लगा पुराना एग्जॉस्ट फैन अपनी पूरी ताकत झोंक कर घर घर आ रहा था। हाय भाभी, अभी तो सुबह का नाश्ता बन रहा है और ये हाल है। उफ, दोपहर तक तो किचन रेगिस्तान की तरह तपने लगेगा। हाँ रिया, अभी तो मई की शुरुआत है, आगे जाने क्या होगा। हर साल गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। ये एग्जॉस्ट फैन भी तो अब किसी काम का नहीं रहा, हवा कम फेंक रहा है और रोज ज्यादा रहा है। मम्मी जी से बदलवा क्यों नहीं देती हैं? पुराना है लेकिन फिर भी चल तो रहा है बेचारा। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, सबको काम पर भी जाना है। रिया और रागिनी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर इंतजार करते करते सास ससुर और बाकी घर वालों के सामने रखती हैं। वाह, मूंग की दाल के चीले और चटनी, मजा आ गया। रवा इडली तो बड़ी शानदार दिख रही है, चटनी नहीं बनाई क्या? ये चीलों के साथ की हरी वाली चटनी ही ले लीजिए ना, 2 चटनियां बनाने के बजाय एक ही बना ली। इडली के साथ की चटनी तो अलग होती है ना बहू, नकुल के लिए वही बना देती, 5 मिनट तो लगते बस। ठीक है पिताजी, ये भी अच्छी है। रागिनी, आज टिफिन में लौकी के कोफ्ते, दाल और सलाद थोड़ा ज्यादा भेजना। अब रोटियां भी ज्यादा भेज देना, आज 2 दोस्त भी आने वाले हैं दुकान पर। एक आध सब्जी बढ़ा दी तो और अच्छा हो जाएगा। साथ में थोड़ी लस्सी भी भिजवा देना, शाम को पी लेंगे। तभी घर की लाडली बेटी और रागिनी और रिया की ननद निधि आती है और मुंह बिचकाते हुए कहती है, मेरा फ्रूट सैलेड कहाँ है भाभी? आपको पता है ना आज मेरा फ्रूट सैलेड खाने का दिन है। आपको मैंने मेरी डाइट की लिस्ट भी बना कर दी है, लेकिन हर रोज आपको बताना पड़ता है मुझे। कल तुम्हारे भैया फल लाना भूल गए थे निधि, तुम अभी इनमें से कुछ खा लो, थोड़ी देर बाद मैं खुद मार्केट से फल लेकर आती हूँ। तो मैं भी तभी खाऊंगी कुछ। ये ऑयली खाना खाने के चक्कर में मेरी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। एक तो इतनी मुश्किल से डाइटिंग कर रही हूँ मैं। ये कहकर निधि अपने कमरे में चली जाती है और नकुल रागिनी से कहता है, अरे मैं भूल गया था तो तुम्हें याद दिला देना चाहिए था ना, या तुम ही जाकर ले आती। अब भूखी ही उठ गई ना खाने पर से। अरे अब छोड़ो और नाश्ता करो, ये तो हर दिन की कहानी है। बहू तुम फल लेकर आ जाना और दोपहर का खाना बनाते समय निधि से जरूर पूछ लेना। खाने की टेबल पर अलग अलग तरह का नाश्ता रखा था, जिसे दोनों बहुओं ने सबकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर बनाया था। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और रागिनी फल लाने बाजार निकलती है। आते समय सब्जियां भी लेती आना बहू, नहीं तो फिर से शाम को दौड़ोगी मार्केट। और मेरे चश्मे का कांच भी टूट गया है, चश्मे की दुकान भी पास में ही है, ठीक करवा कर ले आना। मैं भी चलूं आपके साथ भाभी? इतनी धूप में आप अकेले जाएंगी? क्यों भाई, तुम्हारे साथ जाने से क्या इसे धूप कम लगेगी? और एक काम के लिए 2-2 लोगों की क्या जरूरत है? अभी काम वाली आएगी, दोनों चली जाओगी तो उससे काम कौन करवाएगा? रिया तुम रुको, मैं ही जाकर आ जाती हूँ, तुम बस दाल चावल का कुकर लगा कर रख देना। चिलचिलाती धूप में रागिनी फल और सब्जियां लेने मार्केट चली जाती है। काम वाली से काम करवाने के बाद रिया किचन में आती है और दाल चावल का कुकर लगाकर बाहर आती है। हॉल में एसी लगाकर निधि, रमेश जी और शोभा टीवी देख रहे होते हैं। मम्मी जी, फ्रिज में भिंडी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और लौकी रखी है, आपके लिए कौन सी सब्जी बनानी है? भैया और कुणाल के लिए तो लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं और बच्चों के लिए भिंडी। तो मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए थोड़ी लौकी अलग निकाल कर राई जीरे का छौंक दे देना, और बाकी निधि से पूछ लो। अब ऑप्शन ही क्या बचता है भाभी? मुझे तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च पसंद नहीं है, और तेल से भरे लौकी के कोफ्ते और बीमारों वाली लौकी मैं खाऊंगी नहीं, दाल चावल ही खा लूंगी मैं तो। अरे ऐसे कैसे सिर्फ दाल चावल खा लेगी तू? रागिनी बहू मार्केट गई है, तू जल्दी से बता दे कौन सी सब्जी खानी है तुझे, वो आते समय लेकर आ जाएगी। हाँ निधि, भाभी अभी मार्केट में ही होंगी, जल्दी बता देगी तो आ जाएगी सब्जी। तो फिर मेरे लिए पालक मंगवा लो, लहसुन डालकर बना देना। रिया तुरंत रागिनी को फोन करती है और उसे पालक लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद पसीने से तरबतर रागिनी थैले उठाकर घर में आती है और हाथ मुंह धोकर सीधा किचन में चली जाती है। बाहर तो इतनी जानलेवा धूप थी कि सड़क पर पैर रखना तक मुश्किल हो रहा था, जबकि अभी तो 10 ही बज रहे हैं, ऊपर से ऑटो भी नहीं मिल रहा था। रिया बस 1 गिलास ठंडा पानी पिला दे, फिर काम पर लगते हैं। भाभी मैंने कुकर लगा दिया है और सब्जियां भी काट कर रख दी हैं, आप थोड़ी देर बाहर एसी में बैठ जाइए, तब तक मैं निधि को फ्रूट्स काट कर देती हूँ। रागिनी पानी का ग्लास लेकर हॉल में आ जाती है। उसे देखकर शोभा कहती है, चश्मा ठीक करवा दिया बहू? डालकर आई हूँ मम्मी जी, कल मिलेगा। कल क्यों मिलेगा? अरे थोड़ी देर रुक जाती और हाथ के हाथ करवा कर लाती ना, अब कल फिर से जाएगी क्या?
लेकिन मम्मी जी उसका ग्लास बदलना था ना, हाथ के हाथ कैसे होगा? और वहां रुक भी जाती तो यहाँ रसोई का क्या होता? इतना सब काम अकेले रिया कैसे करती? तुम दोनों के जिम्मे बस एक खाने का काम है बहू, उसमें भी तुम्हारे मनो आंसू निकलते हैं। शुक्र है हमारी तरह चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता है, फिर तो क्या ही करती भगवान ही जाने। भाभी, घर में सबके लिए अच्छा खाना बनाना और सबकी सेहत का ध्यान रखना आप दोनों का ही तो काम है ना, और तो कोई और काम होता नहीं है घर में। सुनकर रागिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहां ठंडी हवा में बैठने के बजाय वापस रसोई में चली जाती है। ये क्या भाभी, आप थक कर आई हैं, थोड़ी देर और बैठ जाती ना। बस हो गया आराम, 11 बज गए, दुकान में टिफिन भी भेजना है, फिर बच्चे भी समर कैंप से वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं निधि को ये सैलेड देकर आती हूँ, फिर शुरू करते हैं। रिया सलाद देकर वापस आती है, तब तक रागिनी सब्जियां फ्रिज में जमा देती है और दोनों बहुएं खाना बनाने में जुट जाती हैं। भाभी, लोग पैसे देकर सोना बात लेने जाते हैं, हमें तो हमारे घर वाले मुफ्त में ही करा रहे हैं। काश किचन में एक एसी होता, हॉल में तो इतना ठंडा है जैसे ठंड के दिन हो। हम भले ही पसीना बहाते हो, लेकिन जब सब अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो मन खुश हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन कभी कभार डिमांड कुछ ज्यादा ही हो जाती है, खासकर गर्मी में तो हमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए ना। वैसे भी गर्मियों का खाना तो एकदम सादा होना चाहिए। कड़छी और बेलन चलाते हुए वो दोनों बातें भी कर रही थी कि तभी शोभा किचन में आती है। दोनों की बातें ही चल रही हैं या खाना भी बन रहा है? 12 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद तुम्हारे पापा जी का खाना खाने का समय हो जाएगा, फिर बच्चों को भी लेकर आना है ना तुम्हें। आपकी और पापा जी की लौकी की सब्जी, दाल चावल और आम पुदीने की चटनी बन गई है मम्मी जी, हम गरम गरम रोटियां परोस देंगे, आप दोनों बैठ जाइए। तुम ऐसा करो कि निधि की पालक की सब्जी भी बना लो, फिर हम तीनों साथ में बैठ जाएंगे। ठीक है, बस 10 मिनट में बन जाएगी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और निधि दरवाजा खोलती है। सामने रमेश जी के दोस्त मनोज खड़े होते हैं। आइए ना अंकल जी। कहाँ है हमारा दोस्त? तू यहाँ एसी के मजे ले रहा है और मैं इतनी धूप में चलकर तुझसे मिलने आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या सही समय पर आया है। चल खाना खा ले, पहले कुछ ठंडा बुलवाऊं तेरे लिए? हाँ भाई, खाना तो मैं खाकर ही जाऊंगा, पहले कुछ ठंडा शरबत बनवा दे। मैं अभी बनवाती हूँ भाई साहब, आप बैठिए। शोभा किचन में आती है और दोनों को ऑर्डर देते हुए कहती हैं, बहू खाने में एक आधा आइटम बढ़ा दो और साथ में पकौड़े भी बना लेना। अभी तो 2 ग्लास शरबत बना दो, मनोज भाई साहब आए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। वैसे सीधे खाना ही खा लेते ना, शरबत पी लेंगे तो खाने में देर हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई, वो इतनी धूप में चलकर आ रहे हैं, कुछ ठंडा वगैरह तो लेंगे ना। जल्दी बना दो और एक कम मसाले की सब्जी और रायता बना लो तब तक। वैसे दोनों बहुओं के लिए ये आम बात थी। इस घर में कोई भी किसी भी समय आ जाता था तो उसे खाना या नाश्ता कराए बिना जाने नहीं दिया जाता था। अब तो आने वाले भी ये बात समझ गए थे, इसलिए वे भी खाली पेट ही आते थे। भाभी, अब ये भिंडी तो बस बच्चों के लिए बनी है, मसालेदार कोफ्ते और फीकी लौकी वो खाएंगे नहीं, पालक भी थोड़े ही है, फिर तो अब पत्ता गोभी बनाना पड़ेगा। उफ, इतनी गर्मी भरी दोपहरी में इन्हें आने की क्या जरूरत थी। धीरे बोल, मम्मी जी या पापा जी ने सुन लिया तो मनोज अंकल के जाने के बाद ऐसा लेक्चर सुनाएंगे कि बस। इससे तो अच्छा है ना कि हम चुपचाप खाना बना लें। वैसे भी मनोज अंकल चलता फिरता रेडियो है, खाना अच्छा नहीं खिलाया तो पूरी कॉलोनी में बजते फिरेंगे। हाँ वो तो है। अच्छा भाभी, वो कल शालिनी के घर किट्टी है, इस बार तो हमें जाना ही होगा। हम कब तक बहाने बनाते रहेंगे? हमारे घर से ये खाना पीना समय से निपटे तब तो हम जा सकते हैं ना, हर बार हमें एब्सेंटी की फाइन भरनी पड़ती है। ऐसा करना, इस बार तू अकेली ही चली जाना, कम से कम एक की फाइन तो बचेगी। नहीं, मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी भाभी, जाएंगे तो हम दोनों ही जाएंगे, वरना रह नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि हम जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगे। दोपहर का खाना ऐसा बनाएंगे जो सबको पसंद हो। अभी फिलहाल तो ये नींबू पानी बाहर देकर आ जा। दोनों पसीने से भीगते हुए पूरा खाना बनाती हैं और टेबल पर खाना लगाती हैं। प्लेट लगाने के बाद दोनों गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सर्व करती हैं। वाह, लाजवाब खाना, लेकिन मैं बस 2 ही रोटियां लूंगा बहू। वो आजकल मैं गेहूं के बजाय ज्वारी की रोटी खाता हूँ ना, इसलिए। कमाल करते हैं भाई साहब, पहले बता देना चाहिए था ना आपको। अच्छा ये रोटी रहने दीजिए, बहू अभी ज्वारी की रोटी बनाकर देती है आपको। बहू, चाचा जी को ज्वारी की रोटियां सेक दो बेटा। अब क्या था, दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। रागिनी आटा गूंथती है और ज्वारी की रोटियां बनाती हैं, दूसरी तरफ रिया पकौड़े तलती है। भाभी, ये तो हमें कुछ समझते ही नहीं है, यहाँ गर्मी से जान निकल रही है और इन लोगों की फरमाइशें कमी नहीं हो रही है। मम्मी जी का क्या जाता है कहने में, इतनी गर्मी में दोपहर के 1 बजे पकौड़े कौन खाता है? सही बात है, लेकिन इस घर का रिवाज बदलना इतना आसान नहीं है। तभी बाहर से निधि आवाज देकर कहती है,
भाभी पकौड़े बन ही रहे तो मेरे लिए पनीर के पकौड़े बना दो। अब इसकी डाइटिंग कहाँ गई भाभी? सुबह तो फ्रूट्स न मिलने पर मुंह फुलाकर बैठ गई थी ये। छोड़ना, बेसन तो घुला है ना, 4 टुकड़े पनीर के डाल दे, खत्म कहानी। इतनी जानलेवा गर्मी में आप इतनी कूल कैसे रह सकती हैं भाभी? शरीर के साथ साथ मेरा तो दिमाग भी गर्म हो जाता है। सबका खाना होता है और रिया चारों बच्चों को समर कैंप लेने जाती है। तब तक दुकान के लड़के के साथ रागिनी दोनों भाइयों के टिफिन भिजवाती है। बच्चों के घर आने के बाद, मम्मी आज तो आप कहना ही मत कि सब्जी रोटी और दाल चावल खा लो। कल आपने हमें प्रॉमिस किया था आज आप नूडल्स और मंचूरियन बनाएंगी। अरे मैं तो भूल ही गई बच्चों। तुम ऐसा करो कि अभी खाना खा लो, मैं शाम को बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मम्मी फिर ना आप बोला मत करो, हमेशा ऐसा ही होता है, आप लोग बोलते हो और फिर बनाते नहीं। मुझे तो खाना नहीं खाना है, मैं शाम को ही नूडल्स और मंचूरियन खाऊंगी। बिल्कुल अपनी बुआ की कॉपी है। खा लो बच्चों, वैसे भी इस समय खाना खाते हैं, ये सब चीजें तो शाम को खाने की होती हैं। तीनों बच्चे मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं और शोभा नाराज होकर कहती है, जब तुमने कहा था तो बनाया क्यों नहीं? चलो अब बना दो जल्दी से, मैं ऐसे मुंह लटकाए नहीं देख सकती बच्चों को। पता नहीं कहाँ इतना टाइम पास करती हो दोनों, बच्चों की फरमाइशें तक पूरी नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी खाना बन गया है, किचन भी साफ कर दिया है हमने, अब फिर से इतनी गर्मी में खाना बनाने से अच्छा है ना कि हम शाम को बना दें। बना दो ना भाभी, कितना आलस करती हैं आप, इस बहाने मैं भी खा लूंगी, वैसे भी आज सब्जी में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। निधि को खाना था तब तो दोनों बहुएं मना कर ही नहीं सकती थी। फिर क्या, जुट गई दोनों फिर से किचन में। बच्चों को भी उनकी पसंद का खाना खिलाकर और फिर से किचन साफ करके वो थोड़ी देर आराम करती हैं और फिर से चाय बनाने के लिए रसोई में आती हैं। चाय पीते हुए, मम्मी जी कल हमारी किटी है, मैं और भाभी सब काम जल्दी जल्दी निपटा कर चले जाएंगे। बिल्कुल जाओ, लेकिन दोपहर का सबका खाना बनाकर जाना। हाँ मम्मी जी, हम आपका, बच्चों का खाना और दोनों भाइयों का टिफिन बनाकर ही जाएंगे, हम दोनों ही हर बार जाते नहीं है किटी में। तो जाओ, रोका किसने है? तुम दोनों के काम ही नहीं निपटते हैं तो कोई क्या कर सकता है? रिया कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि रागिनी उसे इशारे से मना कर देती है। दोनों किचन में आकर रात के खाने की तैयारी करती हैं। हालांकि रात का खाना अक्सर हल्का फुल्का ही होता था। खाने की टेबल पर, कल हमारे एक बड़े व्यापारी अपने परिवार के साथ इंदौर आ रहे हैं पापा, हम हमेशा उनसे ही माल लेते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, तो तुमने उन्हें घर पर आने के लिए कहा कि नहीं? ऐसा करो, उन्हें दोपहर को खाने पर बुला लो, ऐसे ही संबंध अच्छे होते हैं। पहले ही कह दिया है पापा, हमें पता था कि आप यही कहोगे। तो तुम दोनों अच्छा सा खाना बना लेना और जो सब्जियां नहीं है वो आज ही लेकर आ जाना। दाल वगैरह भिगोनी हो तो भिगो देना। लेकिन मम्मी जी कल तो हमें किटी में जाना था ना, आपको बताया था ना हमने। मैंने भी तो तुम्हें हाँ ही कहा था ना बहू, मुझे भी तो अभी पता चला ना मेहमानों के आने का। कुणाल जी आप उन्हें कल की बजाय परसों बुला लीजिए ना, आपने बताया था ना कि वो तो 4 दिन है अभी शहर में। लेकिन हमने उन्हें कल कह दिया है, अब परसों आने के लिए कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम लोगों की किट्टी इतनी जरूरी नहीं है जितना हमारे व्यापारी, उन्हीं से हमारा व्यापार चलता है। तुम अगली बार चली जाना और खाने में अच्छी खासी वैरायटी बनाना, वो लोग खुश होकर जाना चाहिए। रागिनी और रिया दोनों के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन इससे किसी भी घर वाले को फर्क नहीं पड़ता है। घर वालों की फरमाइशें और मेहमानों की आवभगत इस परिवार की परंपरा थी, लेकिन उस परंपरा के पीछे घर की बहुओं की मेहनत और पसीना था, इसका किसी को कोई एहसास नहीं था। रात को किचन साफ करते हुए रिया रागिनी से कहती है, भाभी इस घर में बस बाहर वालों को ही खुश करने का रिवाज है, हमारी फीलिंग और मेहनत की किसी को कोई कदर नहीं है। इन लोगों को ये भी नहीं लगता कि किसी को इनवाइट करने से पहले एक बार हमसे पूछ ही लें। सही कह रही है तू, हम बीमार हैं, हमसे होगा या नहीं, हमें कहीं जाना तो नहीं है, ये सब तो पूछा ही नहीं जाता है और सीधे लोगों को बुलाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है। रोज नाश्ते में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाओ, फिर ठंड हो, बारिश हो या चिलचिलाती गर्मी, सबकी पसंद का खाना भी बनाओ। हम भी तो इंसान हैं, हमारी पसंद तो मायने ही नहीं रखती इस घर में। सबकी पसंद का बनाए तो खुश, और एक बार गलती कर दो तो सब या तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं या लेक्चर देने लगते हैं। अब हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, इसलिए अब हमें ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है। कल मेहमानों के सामने इन लोगों की मुसीबत ना हो, इसलिए कल का दिन तो जाने देते हैं, परसों से सबको दिखाते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं मेहमानों की खूब खातिरदारी करती हैं और पूरा समय पसीने से तरबतर होकर अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। उसके अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर, ये क्या बहू, बस उपमा? कुणाल और नकुल तो शौक से नहीं खाएंगे, उनके लिए क्या बनाया है? यही बनाया मम्मी जी, अब से नाश्ते में बस एक ही डिश बनेगी, जिसे पसंद हो खाए, जिसे ना पसंद हो वो ब्रेड बटर खाए। खाने में भी ज्यादा डिशेस नहीं बनेंगी,
और मेहमानों के आने की सूचना भी एक दिन पहले देनी होगी। अचानक आए मेहमानों के लिए अलग से कुछ नहीं बनेगा। तुम दोनों क्या समझती हो? तुम दोनों नहीं बनाओगी तो क्या बनेगा ही नहीं? अभी मेरे हाथ सलामत है, मैं बना लूंगी। शोभा तमतमाते हुए रसोई घर में आती है और नाश्ता बनाने लगती है। बाहर से आती फरमाइशें और किचन की जानलेवा गर्मी से घबराकर वो बस पोहे बनाती है और बाहर आती है, लेकिन फिर भी अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहती है, ये लो, सब पोहे खा लो। ये बहुएं किचन में कहाँ क्या रखती हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है। दोपहर का खाना अच्छा बनाकर भेज दूंगी। ठीक है मम्मी, आज आप बड़ी की सब्जी, भिंडी की कचरी और खट्टी मीठी दाल भेजना। हाँ, और आपके हाथ के स्पेशल पटरदार पराठे और मिष्टी रोटी, मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा। सबके जाने के बाद, मम्मी जी बच्चों के लिए तो आलू की सब्जी और कढ़ी बनाइएगा, वो लोग खट्टी मीठी दाल नहीं खाएंगे ना, और निधि का डाइट का खाना अलग बनेगा। शोभा पूरे उत्साह से किचन में आती है, लेकिन गर्मी के मारे उसका हाल बेहाल हो जाता है और परतदार पराठे बनाने में तो उनको नानी ही याद आ जाती हैं। वो हाथ जोड़कर दोनों बहुओं से कहती है, मान गई तुम दोनों को। इस गर्मी में सबके लिए दोपहर का खाना बनाना कितना मुश्किल है, अब मेरी समझ में आ गया है। आज से तुम दोनों वही करो जो तुम्हें सही लगे। आज से सबके लिए एक सा नाश्ता और एक सा दोपहर का खाना बनेगा। फिर क्या, ये तो भाई होम मिनिस्टर का ऑर्डर था। अब सबकी फरमाइशें बंद हो जाती हैं और गर्मी में दोपहर की रसोई बनाने में दोनों बहुओं को भी थोड़ी राहत मिल जाती है।